Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. कॉलेज परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। राज्य हालात को देखते हुए यूजीसी से बात कर डेडलाइंस का ले फैसला। फिर कोर्ट में पहुंचा जेईई और नीट परीक्षा विवाद, 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई रिव्यू पिटीशन। कांग्रेस परीक्षा आयोजन का लगातार कर रही है विरोध। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान जारी, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कांग्रेस में प्रमुख पदों पर चुनाव नहीं हुए तो 50 साल तक बैठे रहेंगे विपक्ष में। चुनावों का विरोध करने वालों को पद खोने का है डर। सुशांत राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी, पूछताछ से मिली कई अहम जानकारी। रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी शुरू की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी और बाढ़ की वजह से बिहार चुनाव टालने का आदेश देने से किया इनकार। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, कोरोना संक्रमितों की संख्या 34 लाख से ज्यादा। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से, और ये खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, जो कि लाखों की संख्या में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक पिटिशन जो पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने गुहार लगाई थी कि कोरोना की महामारी के चलते फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को टाल देना चाहिए अभी थोड़े दिनों तक के लिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स टाइम पर होंगे और स्टेट्स यानी कि राज्य अगर आगे डेट बढ़ाना चाहते हैं 30 सितंबर के बाद, तो वो यूजीसी से गुहार लगा सकते हैं इस बात को लेकर। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसमें, और उन्होंने कहा है कि कोई भी राज्य स्टूडेंट्स को यानी कि छात्रों को प्रमोट करके आगे क्लासेस में नहीं भेज सकता बिना डिग्री लिए और बिना फाइनल ईयर एग्जाम्स दिए। तो एक अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनाया है। यानी कि अगर बॉटम लाइन अगर इस केस का देखें तो छात्रों को फाइनल ईयर के एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और स्टेट्स को अगर इसे पोस्टपोन करना है, राज्यों को अगर इन्हें पोस्टपोन करना है, तो यूजीसी से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि जो ये सारी बातें कही जा रही थी, जिसमें कि आदित्य ठाकरे जैसे लीडर्स ने इसमें पिटिशन डाला था, दिल्ली और महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे उन्होंने पिटिशन डाला था, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि वो फाइनल ईयर एग्जाम्स को कोरोना की महामारी को देखते हुए कैंसिल कर देंगे। एक और जो तर्क महाराष्ट्र की तरफ से आ रहा था कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपने 5 सेमेस्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे में जो क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज है, जिसे हम सीजीपीए कहते हैं, तो वो एक आधार बन सकता था कि आप फाइनल ईयर एग्जाम्स को कैंसिल कर दें। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिसमिस करते हुए कहा है कि नहीं, बॉटम लाइन ये है कि अब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को अपने फाइनल एग्जाम्स देने पड़ेंगे और बिना डिग्री लिए वो प्रमोट नहीं होंगे। तो एक बड़ा फैसला है जो कि छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्हें बोर्डिंग लॉजिंग के बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ेंगे। अब क्या स्टेट्स उनको कर सकता है? ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कंटेनमेंट जोन्स में हैं, और कंटेनमेंट जोन्स में ये छात्र कैसे एग्ज़ाम देंगे, इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बहुत तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो ऐसा लगता है कि लोगों के हित में, स्टूडेंट्स के हित में इस समय बात नहीं कर रहा है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्विटर और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि यूजीसी के क्या ऑब्जेक्शंस थे। यूजीसी ने ये कहा था कि जो हायर एजुकेशन है, यानी कि जो उच्च शिक्षा है, उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये पहला तर्क था यूजीसी का। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि कोई भी राज्य कॉन्स्टिट्यूशन में या जो राज्य की जो पावर्स हैं उनमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। इट्स अ काइंड ऑफ एन एनक्रोचमेंट ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो यूजीसी के पास हैं। राज्य उसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो आज का फैसला है वो बिल्कुल दो टूक है। छात्रों को अब एग्जाम देना पड़ेगा किसी भी सूरत में, वो बीमार पड़े, चाहे जैसे भी, चाहे बाढ़ ग्रसित इलाकों से स्टूडेंट्स आए, लेकिन उन्हें ये एग्जाम देना पड़ेगा अगर वो फाइनल ईयर में है। दूसरी ओर जो हायर एजुकेशन क्वालिटी की बात जो यूजीसी कह रहा है, उसको लेकर बार बार लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इस समय आप एक कोरोना महामारी के टाइम में जब आपको इतनी अनिश्चितता है और लोगों की जान का ख्याल न रखते हुए आप अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी तीखी आलोचना इस पर
की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी फैसला सुनाए, यही बार बार कह रहा है कि ये जो फैसला है इट इज़ नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज़ नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि फैसिलिटीज़ कहाँ से आएंगी और क्या हम सेंटर्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें अभी क्लियर करनी बाकी हैं। दूसरा ये कि जो कंटेनमेंट जोन्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा, वो एग्जाम्स को कैसे देंगे, बाढ़ ग्रसित इलाकों में स्टूडेंट्स कैसे देंगे। तो ये सारे बड़े सवाल अभी बने हुए हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। और अगर गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स के तहत क्लैरिटी होती भी है तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना इन्फेक्शन लगने का डर होता ही है। और ये स्टूडेंट्स जब वापस अपने परिवारों में जाएंगे तो क्या गारंटी है कि उनके परिवार वाले बीमार नहीं पड़ेंगे। इसका जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर जेई और नीट की परीक्षा को लेकर है। आज सुप्रीम कोर्ट में 6 राज्य, अब कौन कौन से ये राज्य हैं जिन्होंने आज पिटिशन फाइल किया है, एक रिव्यू पिटिशन फाइल किया है कि जेई और जो नीट के जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ऐसा पिटिशन में कहा गया है। कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने रिव्यू पिटिशन दायर किया है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इन्होंने अपने एक जॉइंट पिटिशन में कहा है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको देखते हुए स्टूडेंट्स को अभी जेई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स एंड नीट यानी कि मेडिकल एग्जाम्स देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसके अलावा इस पिटिशन में इन सारे राज्यों के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने ये भी कहा है कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लाखों की संख्या में जब ये छात्र एग्ज़ाम्स देने जाएंगे तो इनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट का क्या होगा, इनकी लॉजिंग, इनकी बोर्डिंग, ये बहुत सारे इश्यूज़ अभी सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि छात्रों का एक ये बहुत ही प्रेशियस ईयर है और उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो पिटिशन ये फाइल की गई थी, देयर इज़ नो मेरिट इन द प्ली। तो इस बात को कहते हुए आज सारे ये जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उन्होंने रिव्यू पिटिशन तो दायर किया ही है। साथ में आज कांग्रेस ने एक ऑल इंडिया प्रदर्शन किया है जिसमें कि छात्रों के साथ जो एक इनजस्टिस हो रहा है कोरोना महामारी के दौरान, तो उसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट्स चारों तरफ हुए। एनएसयूआई के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे और छात्र थे जिनको हिरासत में भी लिया गया। इसी बीच में आज सोनिया गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा है, और एग्जैक्टली मैं आपको कोट करके बताऊंगी कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई फील फॉर यू बिकॉज यू आर फेसिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस। एग्जाम्स वेयर एंड व्हेन हैव टू बी हेल्ड आर अ कंसर्न बोथ फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। तो सोनिया गांधी ने इस बात को लेकर कहा है कि एग्ज़ाम्स कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो सिर्फ छात्रों का ही कंसर्न नहीं बल्कि उनके फैमिली वाले भी इससे अफेक्टेड हैं। और साथ में ही उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो देश का भविष्य है और उन्हें उम्मीद है कि सेंटर उनकी बात को सुनेगा। और आज एक तरीके से जो बार बार ये एलिगेशंस लगा रहे हैं केंद्र सरकार और खासकर जो शिक्षा मंत्री हैं कि किस तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण हो रहा है और छात्रों के भविष्य से विपक्षी पार्टीज खेल रही हैं, तो आज सोनिया गांधी के इस वीडियो मैसेज ने इस बात को प्रूव कर दिया है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार डायरेक्टली किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर रही है। और इस वीडियो मैसेज ने ये प्रूव किया है कि सोनिया गांधी इज़ डायरेक्टली टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। तो आज जितने भी सड़क पर जो छात्र उतरे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति उनके साथ है। अब ऐसे में केंद्र सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो नहीं समझ में आ रहा है। वो बार बार इस बात को कह रही है कि देखिए 17 लाख एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए हैं और छात्रों और पेरेंट्स की परमिशन से ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि क्या वाकई में जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इन गाइडलाइंस की बात कर रही है वो कितनी पुख्ता तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। लेकिन फ़िलहाल बहुत भारी तबका है एक स्टूडेंट्स का जो कि नहीं चाहता है। उन्होंने कैंसिलेशन नहीं मांगा एग्ज़ाम्स का, उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। अब आपको ये भी बता दें कि जो नीट और जेई की परीक्षा है उसे 2 बार इसके पहले भी कैंसिल किया, इसे पोस्टपोन किया गया था, ये तीसरी बार था। लेकिन इसको लेकर अब आज रिव्यू पिटिशन इसको लेकर फाइल किया गया है। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि जेई मेन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 सितंबर और 6 सितंबर के बीच में होने और नीट की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को लेकर होनी है। तो जमकर इस पर राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन छात्रों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही ओझल नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि छात्रों को कहा जाता है कि वो देश का भविष्य हैं और सरकार अपने आप को प्रो स्टूडेंट्स बताती है, लेकिन स्टूडेंट्स का हित
सरकार की तरफ से ये कहना है कि छात्रों के भविष्य से हम नहीं खेल सकते हैं, और आप देखिए दुनिया भर में ये कोशिश चल रही है कि किसी न किसी तरीके से वापस जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है उसे शुरू की जाए। लेकिन जो छात्रों की सेहत का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से ये सिचुएशन पैन आउट करती है। लेकिन ऐसे में राजनीति के बीच में, राजनीति के चारों तरफ इस समय स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो ज़रूर घिर गया है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन चारों तरफ से जो सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह जो एक ही स्वर में जो बात निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि ऐसा लगता है कि कोर्ट्स भी अब पब्लिक का साथ कहीं ना कहीं देने से पीछे हट रहे हैं और वो सरकार की तरफदारी करने में ज़्यादा लगे। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा के देख लीजिए तो लोग एक बार नहीं बार बार इस बात को पुकार कर कह रहे हैं। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट अगर आप ये कहते हैं ये बात, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकता है, आपको एंटी नेशनल बोला जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हिमाकत नहीं करूँगी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सोशल मीडिया पे इस तरीके का परसेप्शन कोर्ट्स के बारे में ज़रूर बनता आ रहा है कि दे आर नॉट प्लेइंग अ रोल विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, विच इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बार आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे की खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर कांग्रेस में चल रही गहमा गहमी को लेकर है। आपको ध्यान दिला दें कि सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कि एक ही बात जो सुर्खियों में आई थी वो ये थी कि जिस तरह से 23 सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये बोला कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, एक विजिबल क्लियर लीडरशिप होनी चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया करानी चाहिए, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट्स के लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के लेवल पर हो और चाहे CWC के मेंबर्स को लेकर हो। उसके बाद कई नेता बोलते हुए आए हैं, कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो कि एक बहुत सीनियर लीडर माने जाते हैं, राज्यसभा में भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और उन्होंने आज एक बड़ी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनावी प्रक्रिया अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, यानी कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट नहीं किया गया, उसका चयन नहीं किया गया, तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक भी वो विपक्ष में ही बैठी रहेगी। एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि चुनावी प्रक्रिया को कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरू करना एक बहुत ही अहम प्रायोरिटी मानी गई है एज फार एज गुलाम नबी आज़ाद इज़ कंसर्न। गुलाम नबी आज़ाद आप वो उन्हीं 23 लीडर्स में थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को और ये बात बताई गई थी, जिसके बाद एक घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस के आधे नेता ये कह रहे थे कि ये जो 23 लीडर्स हैं वो ट्रेटर्स हैं, उन्होंने बगावत कर दी है, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अंबिका सोनी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लीडर्स ने कहा कि देयर शुड बी अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच लीडर्स। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने एग्जैक्टली क्या कहा है और उनके स्टेटमेंट के क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने ये बोला कि अगर किसी भी पार्टी में इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 51% जो जनसंख्या है उस पार्टी की वो पार्टी प्रेसिडेंट के साथ खड़ी होती है, यानी कि 51% सपोर्ट उस पार्टी प्रेसिडेंट को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उन्होंने ये बोला कि अगर CWC के मेंबर्स को हम इलेक्ट करेंगे तो उन्हें कभी हटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं कांग्रेस के, चाहे वो स्टेट प्रेसिडेंट हो चाहे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो, उन्होंने कहा है कि जो लोग आज अटैक कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्हें ये पता है कि जब चुनाव आएंगे तो उन्हें कोई कहीं नहीं पूछेगा। और उन्होंने कहा है कि चिट्ठी को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिन्होंने बहुत साल कांग्रेस की आइडियोलॉजी को दिए हैं, कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। तो ऐसा कहना कि ये ट्रेटर्स हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बिट्रे किया है, ये सारी बहुत गलत बातें हैं, ऐसा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है। लेकिन जो वो लेटर था उसमें क्या कहा था, स्वीपिंग रिफॉर्म्स की मांग की थी इन सारे लीडर्स ने। उन्होंने कहा था कि इंटरनल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात कही गई है और क्लियर विजिबल लीडरशिप की बात कही गई है। तो एक तीखी आलोचना करते हुए, लेकिन ये हकीकत थी जो इन सारे लीडर्स ने सोनिया गांधी को जिसके बारे में लिखा था। लेकिन आपको कांग्रेस हाईकमान का कल्चर आपको पता है कि अगर गांधी के खिलाफ कोई बात लिखी जाती है तो एक बहुत बड़ा समूह होता है जो दो भागों में बंट जाता है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। CWC ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो पार्टी के होने चाहिए उसके बारे में ना बात करते हुए अब ऐसा लग रहा है कि जो पूरा नैरेटिव इस समय कांग्रेस पार्टी में बन रहा है वो ये है कि ईदर यू आर विद द गांधीज और यू आर नॉट विद द गांधीज। अब ऐसे में AICC सेशन कब आएगा? जो एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी कि ये कमेटी सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगी, और ये जो 23 लीडर्स थे जिन्होंने जिन बातों का मेंशन किया था उसको भी ये कमेटी देख रेख करेगी। लेकिन ऐसे में समझ में आ रहा है, और जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, कि ऐसी कोई कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है। AICC सेशन बोला जा रहा है कि अगले 6 महीने में बुलाया जाएगा, लेकिन उसको लेकर अभी कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो इस समय बगावत
तो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। भले ही वो कांग्रेस के बेनिफिट की बात कर रहे हों, लेकिन एक जो ब्रॉड इंडिकेशन मिलता है कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो ऐसे में उनका एक ही उद्देश्य है कि जिसके हाथ में भी कांग्रेस पार्टी की बागडोर आए, कम से कम इन लीडर्स की भी सुनवाई हो और वो आइसोलेट ना हो जाएं, उन्हें साइडलाइन ना कर दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है इन सारे लीडर्स की। इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, शशि थरूर, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, जितिन प्रसाद, जिनको लेकर कल भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की बार बार ये बातें आती हैं कि ये विपक्षी पार्टी जो 135 साल पुरानी पार्टी है, ये अपने लेसन्स कब सीखेगी, क्या इसे पार्टी को कब सबक मिलेगा। इतनी हार का सामना फेस करने के बाद भी 2014 से लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सबक नहीं सीख रही है। तो ऐसे में बागडोर कौन संभालेगा? क्या राहुल गांधी प्रेसिडेंट बनेंगे? ये लेटर्स को क्यों लीक किया गया? अगर पार्टी का हित लोग चाहते थे तो ये लेटर को लीक करके उस पार्टी को एम्बैरेस क्यों किया गया? ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को एड्रेस कौन करेगा? क्या सोनिया गांधी करेंगी? राहुल गांधी करेंगे? चुनावी प्रक्रिया की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए तभी पार्टी का भविष्य उज्जवल होगा, तो वो चुनावी प्रक्रिया कौन शुरू करेगा और कब शुरू करेगा? ये सारे सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह का मज़ा इस समय बीजेपी ज़रूर उठा रही है। इस पर आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी चौथी खबर सुशांत राजपूत के मौत के मामले से जुड़ी हुई है। आज पहली बार सीबीआई ने उनकी जो सुशांत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनको आज उनसे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। करीब 10:30 बजे रिया चक्रवर्ती जो सांता क्रूज में जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है वहाँ पर पहुँची, वहाँ उनसे पूछताछ की गई। साथ में ही जो सुशांत राजपूत के जो खानसामा है, जो नीरज, उनसे भी पूछताछ की गई और जो उनके फ्लैटमेट थे सिद्धार्थ पिथानी, उनसे भी ये पूछताछ चल रही है। अभी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ अभी अगले 3-4 दिनों तक चलती रहेगी। लेकिन आज जो बड़े सवाल जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है कि सीबीआई ने क्या सवाल रिया चक्रवर्ती से किए थे, उससे आपको लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पता चल जाएगा। वो आपको एक एक करके बताती हूँ। 10 अहम सवाल थे जो सीबीआई ने आज किए हैं। पहला ये कि सुशांत की मौत के बारे में रिया को किसने इन्फॉर्म किया था और वो कहाँ थी? Point number 1. Point number 2, did she go to Bandra after hearing of his death? And if not, when and where she was and why? Where did she see his body? यानी कि उन्होंने सुशांत की बॉडी जो थी, उनकी डेड बॉडी को कहाँ देखा? तीसरी ये थी कि सुशांत का घर उन्होंने 8 जून को क्यों छोड़ा? क्या उनके बीच में लड़ाई हुई थी? 5वां सवाल कि क्या उन्होंने सुशांत राजपूत से कोई बातचीत की थी 9 जून और 14 जून के बीच में, और अगर हुई थी तो वो क्या बातचीत थी? उसके बाद जो पूछा गया कि रिया ने सुशांत की कॉल्स को ब्लॉक क्यों किया था। फिर दूसरा एक सवाल आ रहा है कि क्या सुशांत ने रिया और या उनके परिवार वालों को रीच आउट करने की कोशिश की। उसके बाद जो 8वां सवाल सीबीआई ने पूछा था कि सुशांत का मेडिकल ट्रीटमेंट वो क्या था, उसके डिटेल्स मांगे हैं। उनके साइकाट्रिस्ट के, उनके साइकोथेरेपिस्ट के डिटेल्स मांगे गए हैं और वो किस तरीके के मेडिकेशन ले रहे थे, किस तरीके की दवाइयाँ ले रहे थे, उसका डिटेल्स भी पूछा गया है। 9वां पॉइंट ये था कि रिया की रिलेशनशिप सुशांत के परिवार वालों से कैसी थी, और दूसरा ये कि रिया ने सीबीआई जांच की मांग क्यों की और क्या उनको लगता था कि एक फाउल प्ले है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई मर्डर एंगल हो सकता है। तो ये सारे सवाल आज सीबीआई ने रिया के सामने खड़े किए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि रिया ने एक जाने माने टीवी चैनल को कल एक इंटरव्यू भी दिया था। उसमें उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए कि उनकी रिलेशनशिप सुशांत राजपूत के साथ कैसी थी, उनकी मेडिकल हालत क्या थी। लेकिन इस समय जो पूरी इस केस का राजनीतिकरण हुआ है वो इसलिए है क्योंकि सुशांत राजपूत कहीं ना कहीं बिहार के एक सन ऑफ द सॉइल माने जाते हैं। बिहार में चुनाव है। अब सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, चाहे वो ईडी हो, चाहे नारकोटिक्स ब्यूरो का एंगल हो, जो ये बताया जा रहा है कि इसमें एक ड्रग्स का एंगल भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसकी वजह से अब नारकोटिक्स ब्यूरो भी इस पूरे केस की जानबीन करेगा। तो अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को हमें छोड़ देना चाहिए इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि कौन गिल्टी है, क्या सुशांत राजपूत की आत्महत्या थी या वो हत्या की गई थी। इस पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे केस में एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती का हो, चाहे सुशांत राजपूत के परिवार वालों का हो, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा क्या खींचेगा, और अगर नहीं खींच रहा है तो क्यों नहीं खींच रहा है? आज उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें आज मीडिया को डिक्टेट कर रही हैं कि उनको सुशांत राजपूत के केस में
क्या लाइन लेनी चाहिए। आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लीजिए, किसी न किसी चैनल पर कोई ना कोई सुशांत राजपूत को लेकर ही सारी बड़ी खबरें एक एजेंडा सेट करती हुई दिख रही हैं। उसका कारण क्या है? क्या वो कारण बिहार इलेक्शंस है, या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो मेन इश्यूज़ हैं, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो, लोन मॉरेटोरियम को लेकर हो, खेती की माली हालत हो, अर्थव्यवस्था की हालत हो, आम आदमी कोरोना से जूझ रहा है, कितनी मौतें हो रही हैं, कोरोना को लेकर ये रणनीति, ये सारी जो रियल इश्यूज़ हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया ना दिखाकर सुशांत राजपूत की खबरों के पीछे एक आड़ ले रहा है। तो मीडिया क्या सही खबरें नहीं दिखाना चाहता है? इन सारी बातों को आप गौर करिएगा और अब देखेंगे कि आगे किस तरह से सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सुशांत राजपूत के केस को लेकर जाती हैं। और एक बहुत भी बड़ा परसेप्शन ये भी बन रहा है सोशल मीडिया का, जो लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा भी लग रहा है कि सुशांत राजपूत के केस में हमें कोई भी तथ्य नहीं मिलेगा और अंत में जब बिहार इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये एक किसी भी नॉर्मल केस की तरह चलेगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर कोरोना अपडेट्स को लेकर है, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको कोरोना के नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अविनाश ठाकुर एक पिटिशनर थे जिन्होंने एक याचिका दायर करके ये कहा था कि बाढ़ और कोरोना के चलते बिहार के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको टाल देना चाहिए, ऐसा उस पिटिशनर ने कहा था। उस याचिका को आज खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है और कहा है कि नहीं, चुनाव टाइम पर ही होंगे और कोविड-19 आधार नहीं बन सकता बिहार के विधानसभा चुनाव को डेफर करने के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और एक बात जो और सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स के साथ कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला है कि दिस कोर्ट कैन नॉट टेल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर व्हाट टू डू, यानी कि वो एक दूसरी इंस्टीट्यूशनल बॉडी के पावर्स में दखलंदाजी कोर्ट नहीं करेगा। इस बात को साफ किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में ये भी कहा है कि ये पिटिशन प्रीमेच्योर है क्योंकि इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया था। तो इन सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने तरफ से एक फैसला दे दिया कि नहीं, बिहार चुनाव को अपने टाइम पे कराया जाएगा। उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की बात कही गई है, एक्स्ट्रा पोलिंग सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि एक चुनावी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भागीदार हैं, क्या उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टीज हैं उनका यही कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए ज़्यादा एडवांटेज है ऐसे में, क्योंकि वो वर्चुअल रैलीज कर सकते हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास मनी पावर है, जिसके चलते वो करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा। और जो दूसरा एक जो लॉजिक है जो विपक्षी पार्टीज़ कह रही हैं, जिसमें काफ़ी तथ्य है कि बाढ़ जैसी हालात में और कोरोना की महामारी में जिस समय ऐसे में इतनी मौतें हो रही हैं, तो मौतों के बीच में और बाढ़ ग्रसित इलाकों में लोग कैसे वोट डालने जाएंगे, इन सारी बातों को लेकर लोग चिंता बार बार जता रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब ऐसे में बहुत आलोचना भी इस कोर्ट डिसीजन की हो रही है। एज अ जर्नलिस्ट शायद मैं ये आपको डायरेक्टली नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन आपको जो एक सोशल मीडिया पर परसेप्शन बन रहा है उसके बारे में ज़रूर बता सकती हूँ कि बार बार ये जो बातें कही जा रही हैं कि कोर्ट doesn't seem to be friendly, it doesn't seem to be fighting for the rights of the people, it doesn't seem to be concerned too much about the common man। तो ये जो एक परसेप्शन इस समय बन रहा है कि कोर्ट्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, कोर्ट्स ऐसा लगता है कि आम आदमी के दर्द से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रख रहे हैं, ये एक परसेप्शन इस समय सोशल मीडिया का बन रहा है। और जो एक भरोसा बार बार हम दिलाते हैं कि जुडिशरी में आपका जो एक भरोसा है वो कहीं ना कहीं उठता जा रहा है। मैंने पिछले हफ्ते जस्टिस मदन लुकुर का इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में उस इंटरव्यू में कहा कि कॉमन मैन के जो इश्यूज़ हैं, जो राइट बेस्ड इश्यूज़ हैं, ऐसा लगता है कोर्ट उनको उतना एग्रेसिवली टेकअप नहीं कर पा रहा है। अब क्या कोर्ट्स आधे अंडर प्रेशर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारी सोचने वाली बातें हैं। लेकिन कोर्ट्स का मामला है, इसलिए थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा क्योंकि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट लग सकता है। प्रशांत भूषण का एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इस पर ज़्यादा ना कहते हुए आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि अपना फीडबैक इस पर ज़रूर दीजिएगा। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों को ख़त्म करने के पहले आपको कोरोना के नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही भयावह स्थिति है इस समय जहाँ तक कोरोना के नंबर्स का सवाल है। पिछले 24 घंटों में 77,266 कोरोना के फ्रेश केसेस सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से अब जो टोटल केस लोड है वो 38,87,500 हो चुका है। यानी कि भारत इस समय तीसरे नंबर पर है जहाँ तक कोरोना के इन्फेक्शंस का सवाल है। तो इतनी भारी संख्या में और जितनी तेज़ी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है,
तो सरकार से आप एक ही सवाल कर सकते हैं कि ये संक्रमण इतने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद भी क्यों बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ने का कारण क्या है, क्या लोग इस समय अनलॉक की स्थिति में क्या केयरलेस हो चुके हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं लोग तो सरकार की तरफ से अब आगे की रणनीति क्या है। हर्ड इम्यूनिटी पे अगर आप सवाल करिए तो अभी कोई जवाब नहीं है। अगर आप सरकार से ये पूछिए कि क्या देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है, सरकार कहेगी नहीं। तो अगर हर जवाब नहीं में है तो सरकार इस समय कोरोना की रणनीति में अगर फेल नहीं हुई तो क्या? इस बात को लेकर बार बार राहुल गांधी भी कह रहे हैं, विपक्षी पार्टीज कह रही हैं कि कोविड-19 को टैकल करने में सरकार बिल्कुल असमर्थ रही है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बहुत ही एक पहल जो सरकार की तरफ से देखी जा रही है कि वो अनाप शनाप डिसीजंस ले रहे हैं जो कि एंटी पीपल है और कॉमन मैन के विरोध में वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार कोरोना के आड़ में अपनी पावर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अगर जवाब है, ठोस जवाब उससे मांगा जाए कि कोरोना की रणनीति पर आप क्या कर रहे हैं, तो उसको लेकर कोई ठोस जवाब नजर नहीं आ रहा है। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback. Thanks for watching. It's not fake.